हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमी के अंदर अपन और आगे टॉपिक्स पढ़ते हैं सर। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम वो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, और उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है सर कि जो फॉरेन ट्रेड है अपना इंडिया का, वो पढ़ने वाले हैं अपन लोग। यानी इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है आज वो पढ़ेंगे सर पूरा पूरा, कि इंडिया पूरा जो कंट्री है अपना, यानी कि हम पूरी दुनिया से कितना सामान देते हैं कितना लेते हैं सर, वो सारी चीज़ें उसके बारे में पूरी बात करेंगे। यानी इसमें क्या क्या आने वाला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा आपका, करंट अकाउंट आएंगे, कैपिटल अकाउंट आएंगे, ट्रेड अकाउंट, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। ट्रेड पॉलिसी क्या है अपनी, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है सर। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आता है सर, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, यूपीएससी लगातार पूछती है, सारे एग्जाम्स में आता है सर, है ना। तो अपन ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सिंपल सी बात क्या है, पूरे उस गोले पे इंडिया जो है वो किस कंट्री को कितना देता है, किससे कितना लेता है, पैसा भी, गुड्स भी, आपके सर्विसेज, सब कुछ आने वाला है सर इस पूरे पूरे चैप्टर में ना। तो ये हुई सिंपल सी बात सर। पहला टॉपिक है सर अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल सा मतलब होता है एक कंट्री दुनिया से कितना ट्रेड कर रही है, कितना उसका डीलिंग चल रहा है हर चीज़ को लेके, कितना वो गुड्स बाहर सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कितने गुड्स इंपोर्ट करते हैं, वो सारी बातें, सारी सारी चीज़ें सर। तो अपन फॉरेन ट्रेड के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं सर। इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड क्या है सर, ठीक है, एक बात सिंपल सी। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पर। देखो, बीओपी स्टार्ट करते हैं। बीओपी क्या है ना, पूरी चीज़ें देखो, ये है अपना बीओपी। बीओपी का सिंपल सा मतलब निकलता है सर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी का मतलब है सर, है ना। अब देखो, बीओपी के अंदर दो अकाउंट होते हैं अपने, एक है आपका करंट अकाउंट, एक है अपना कैपिटल अकाउंट सर। करंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट्स हैं। इन दोनों अकाउंट्स में क्या क्या स्थिति है अपनी, देखो, करंट अकाउंट के अंदर आती है अपनी चीजें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी कि इसको क्या बोला जाता है आपका, विजिबल्स। इसे सर ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे ही आपका ट्रेड अकाउंट भी बोला जाता है इसी चीज को। दूसरा नाम क्या है इसी का, विजिबल्स भी है, इन्हें बोलते हैं इनविजिबल्स पूरे को। ठीक है सर, सिंपल सी बात। करंट अकाउंट के अंदर देखो, ट्रेड किस चीज का, ट्रेड अकाउंट, ट्रेड किस चीज का सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। यानी हम कितना सामान बाहर भेज रहे हैं, कितना हम अंदर ला रहे हैं सर, वो आएगा सबका सब ट्रेड अकाउंट के अंदर। एक बात, यानी हम पूरी इंडिया से कितना सामान बाहर जा रहा है और कितना सामान अंदर आ रहा है। इंपोर्ट अंदर आता है, एक्सपोर्ट बाहर जाता है, इंपोर्ट अंदर आता है सर। किसी भी कंट्री के लिए उसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, ध्यान रखना। जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं वो कंट्री उतना ही अच्छी कंडीशन में होता है। उसका रीजन है, जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे उसका बेनिफिट क्या मिलेगा सर आपको, कि आपके पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी। यानी आपके पास जो फॉरेक्स हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ेंगे आपके। और जिस कंट्री के पास फॉरेक्स ज़्यादा होता है वो कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे अच्छी स्थिति में होता है, बहुत अच्छी कंडीशन होती है उसका। रीजन वही है कि वो दुनिया में किसी भी कंट्री से कोई भी ट्रेड कर सकता है सर, सिंपल चीज़ है ना। तो ये हुआ इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, गुड्स का पूरा। सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, सर्विसेज का। सर्विसेज में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, यानी कितनी हम सर्विस बाहर दे रहे हैं, कितनी हम बाहर से अंदर ले रहे हैं सर अपने पास, कितनी सर्विस इंडिया में आ रही हैं, उन सब का पूरा हिसाब किताब। यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसका सिंपल सा मतलब होता है सर आपका, जो बाहर से जो लोग जॉब कर रहे हैं वो बाहर से जो इंडिया में पैसा भेजते हैं, यानी सिंपल सा क्या, रेमिटेंस आपका, रेमिटेंस सर। रेमिटेंस का सिंपल मीनिंग होता है सर, बहुत सिंपल मीनिंग, इंडियंस जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और वो इंडिया के बाहर कहीं भी काम कर रहे हैं और वहां से जो पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, वो अपने घर वालों को, रिलेटिव्स को, किसी को भेज रहे हैं, उसे बोलते हैं सर रेमिटेंस। यूनिलेटरल, वन साइड ट्रांसफर होता है। यूनिलेटरल का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, वन साइड ट्रांसफर सर, एक साइड से बस पैसा आ रहा है, तो बाहर से जब इंडिया में पैसा आता है उसको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर सर। ठीक है। और रेमिटेंस में इंडिया नंबर वन है, ध्यान रखना सर, फर्स्ट पोजीशन पे हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियंस हैं जो बाहर काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं वो। ठीक है सर, एक बात। इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट्स सर, जो भी हमने किसी फॉरेन उसके लिए पेमेंट किया या हमें कोई इनकम की रिसीप्ट प्राप्त हुई है, वो दोनों इसके अंदर आते हैं। सिंपल सा मतलब, जो भी हम गुड्स एंड सर्विस लेते हैं उन सब के लिए इनकम रिसीप्ट और पेमेंट्स होता है, तो वो सारे सारे सर, सिंपल सा, जितनी भी इनकम की रसीद आई है, जो आपको आने वाला है, पेमेंट जो आप देख करने वाले हो दूसरी कंट्री को, वो सारा आता है सर। तो करंट अकाउंट एक लेवल पर समझ में आया अपने को, पूरी बात है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर सर। और बेसिक ही समझना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है,
बेसिक समझ में आया तो फिर दिक्कत नहीं होती कैसी भी ना। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट चीज पे भैया, कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है सर आपकी पहली चीज क्या है, बोरोइंग्स और लैंडिंग्स। अब सर बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स का मतलब है जो भी हम बोरोइंग करते हैं, जो भी इंडिया के अंदर पैसा बाहर से आ रहा है। अब बोरोइंग कैसी कैसी हो सकती है आपकी, ईसीबी हो सकती है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो सकती है आपकी, ईसीबी जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। सर बोरोइंग्स किस लेवल पे हो सकती है सर आपकी, बेसिकली इंडिया में पैसा, मान लो हमने किसी बाहर कंट्री से पैसा लिया, इंडिया ने किसी कंट्री से पैसा लिया, इंडिया ने पैसा लिया सर किससे, वर्ल्ड बैंक से लिया, अपन ने आईएमएफ से लिया, इन सब जो पैसा लेते हैं ये सब इसमें आता है सर कैपिटल अकाउंट में। यानी अपने पास पैसा आ रहा है बेसिकली, सिंपल सी बात। तो चाहे वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हो जो कंपनियां बाहर से पैसा लेती हैं, या आपकी लैंडिंग से किसी भी तरह से बाहर से हमने पैसा लिया, किसी कंट्री से लिया, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लिया, वो सारी बातें सर। इन्वेस्टमेंट सर, इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो लोग बाहर के लोग हैं, आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल सर आपका एफडीआई, आपका एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई तो होता है डायरेक्टली किसी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट कर दिया, एफपीआई होता है उस कंट्री के किसमें, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सर। यानी आपको सिंपल सा बताऊं सर, बिल्कुल सिंपल चीज में, वो क्या होता है, जब कभी भी किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके दो तरीके होते हैं उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के, डोमेस्टिकली और बाहर भी सर। डोमेस्टिकली इन्वेस्टमेंट का तरीका है सर आपके पास बेसिकली कि आप चाहो तो उस कंपनी में डायरेक्टली पैसा लगा दो, आप कंपनी के आप शेयर खरीद लो तो वो तो हो जाएगा, स्टॉक्स में पैसा लगाना उसका, या फिर आप डायरेक्टली कंपनी के साथ में डील कर लो कि भैया 10-20% इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहता हूँ। सेम कहानी कोई बाहर का पर्सन, आउट ऑफ इंडिया का पर्सन है, मान लो कोई यूएस का बंदा है, उसको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, एफडीआई करना है, तो एफडीआई का सीन क्या है सर, अगर उसे लगता है कि ठीक है यार मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मतलब कि वो आया यहाँ पे टाटा के साथ में डील करी उसने, कोई कंपनी मान लो टाटा एक्सवाइजेड, टाटा ने बोला ठीक है भैया हमारा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कंपनी है, तो उसमें से 300 करोड़ तुम कर सकते हो, तो 30% डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देगा वो अपना, तो 30% कंपनी के नेटवर्थ में, कैपिटल में पूरा हिस्सा उसका रहेगा, वो हुआ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर। ठीक है, एक है एफपीआई। कोई बोलता है नहीं यार मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना भाई, अपन तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी वो टाटा के शेयर खरीद लेगा सर, वो हुआ एफपीआई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एफडीआई और एफपीआई सर, सिंपल सा है ना। ठीक है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी फॉरेक्स में जो चेंज आता है, फॉरेक्स का मतलब सर आपके पास एक क्लास में डिटेल में किया हुआ है, अपन ने ध्यान रखना सर, देख लेना उसमें वीडियो में, फिर भी रफली बता देता हूँ सर जिन लोगों ने इनकेस नहीं देखी है वो वीडियो। तो फॉरेक्स का मतलब होता है आपके पास जो भी फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं आपके पास, जितना भी गोल्ड रिजर्व है हमारे पास, वो सारी चीजें एसडीआर होती हैं, उन सब का टोटल जो रिजर्व है हमारे पास वो कितना है सर फॉरेक्स, तो उसमें जो चेंज आता है ना वो इसमें आता है सर, पूरा पूरा वो आता है आपको कैपिटल अकाउंट में। एक लेवल पे अपने को कैपिटल अकाउंट समझ में आया, सिंपल सा कैपिटल अकाउंट का मतलब है सिंपल सा पैसे का फ्लो होना सर, अंदर भी बाहर भी, सिंपल चीज। ठीक है, ये हुआ, यानी कितना हमारे पास पैसा आ रहा है और यहाँ से कितने लोग, इसमें वो भी आएगा कि कितने लोग इंडियंस बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक बात तो क्या हुई सर, इंडिया में कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, सर इसमें ये भी आएगा बाहर कितने कर रहे हैं, पैसा बाहर भी जा रहा होगा, हमारे लोग बाहर भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारी चीजें सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेखा जोखा है किस चीज का सर, पूरे के पूरे हिसाब किताब का, इस पूरे हमारे देश से कितना पैसा बाहर जा रहा है और कितना अंदर आ रहा है, और वो किस किस तरीके से आता है सर, वो इन दो अकाउंट्स के अंदर हेड में दिखाया जाता है बेसिकली, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। यहां तक की ये बात समझ में आई अपने को, बिल्कुल सिंपल चीजें सर सारी बातें, एक बेसिक लेवल पे जो चीज चल रही है। अब देखो अब आती है बात कि सर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में हम फायदे में हैं, घाटे में हैं, वो सारी बातें, क्योंकि उनमें क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछे हुए हैं कि इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है, कैपिटल में डेफिसिट रहता है, प्लस में माइनस में, वो सारी कंडीशन देता है उन सबको। ठीक है सर, बात करें सर करंट अकाउंट की। ठीक है, तो देखो करंट अकाउंट में पहली बात करते हैं ट्रेड अकाउंट की सर, और डेप्थ में चलते हैं। तो इंडिया ट्रेड अकाउंट में घाटे में होगा या फायदे में होगा, बहुत सिंपल चीज, एक बेसिक चीज सोचो सर, इसको हटा देते हैं यहाँ से, मान लो मैं एक नेक्स्ट चीज जो अपनी बात है सर सिंपल सी यहाँ पे ले आते हैं सर, ट्रेड अकाउंट अपना बिल्कुल बेसिक समझते हैं एक लेवल पे ना। ये आपका सर ट्रेड अकाउंट, बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं, दो चीजें हैं इसके अंदर, क्या क्या है,
एक तो है आपका एक्सपोर्ट, एक है इंपोर्ट। सर अगर ट्रेड अकाउंट की बात करूं तो इंडिया घाटे में होगा या फायदे में होगा? मैं नहीं बोल रहा आपने पढ़ा हुआ है, आप बिल्कुल इकोनॉमिस्ट नहीं हो कैसे भी। इन जनरल हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं? सर डेफिनेटली दिमाग में आता है ना, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। बिल्कुल सर, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं हम। हमारा पूरा पैसा ज्यादा इंपोर्ट में है, यानी हम बाहर की चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अपनी खुद की चीजों के सर। ठीक है, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट सर। तो इस ट्रेड अकाउंट में हम फायदे में होंगे नुकसान में होंगे? सर डेफिनेटली हम नुकसान में होने वाले हैं, नेगेटिव। यानी ट्रेड अकाउंट का हमारे पास हमेशा डेफिसिट होता है सर, हमेशा। हो ही नहीं पा रहा कम कभी भी, जीरो पे आ ही नहीं पा रहे कभी भी। वो कब आ पाएंगे? जब हम इंपोर्ट बढ़ा देंगे अपने। जिस दिन हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए, इंपोर्ट कब बढ़ेंगे? जब सर क्वालिटी ड्रिवन होंगे वो सब चीजें ना। इंपोर्ट अगर बढ़ जाते हैं तो अपने सर, अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और इंपोर्ट बढ़ जाएंगे तो फिर अपन डेफिसिट अपना कम हो जाएगा। ठीक है सर, एक बात समझ में आई सिंपल सी। तो हम ट्रेड अकाउंट पे तो हमेशा घाटे में है सर, लॉस है अपने को हमेशा सर। ठीक है, हमेशा लॉस है सर पूरा पूरा ट्रेड पे। तो ट्रेड अकाउंट हमेशा घाटे में चल रही है सरकार, फायदे में नहीं है कभी भी सर। ठीक है, एक बात इसका देखो सिंपल से बता भी देता हूँ तो मैं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इंपोर्ट कैसी चीजें करते हैं सर अपन? मेन जो है ऑयल, क्रूड ऑयल भैया, कच्चा तेल है ही नहीं अपने पास, बहुत कम रिजर्व है इंडिया में, ही कहाँ रिजर्व सर। सेम चीज गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है अपने को इंडिया को। ठीक है सर, इसके अलावा आपकी जैसे क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया सर, इसके अलावा आप जितने भी ब्रांड्स देख लो सर, जो भी आप ब्रांड यूज कर रहे हो सर, एक बहुत सिंपल चीज लागू करना अपनी लाइफ में सर। सुबह आप उठने से लेकर ब्रश करते हो, कॉलगेट हर घर में है, हर घर में। कहाँ का ब्रांड है सर? यूएस का, इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो जितना ज़्यादा कॉलगेट इंडिया में बिकेगा सर, उतना पैसा यूएस कमा रहा है। सिंपल चीज़, भले ही वो इंडिया में बना रही हो कंपनी यहाँ पे, लेकिन उसका कमाई तो यूएस आ रही है वो। तो उसकी वो सारी बातें सर। जितने भी आप एप्पल के फ़ोन देख लो, हर घर में फ़ोन है एक ना एक एप्पल का, स्टेटस सिंबल है वो आपका। बाहर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं सर, 4 व्हीलर जितनी यूज करते हैं, 2 व्हीलर देख लो, सारी की सारी बाहर की हैं। एग्जाम्पल बुलेट सर, बुलेट ऑलमोस्ट हर घर में मिलने लगी है अब, हो गया ना, हर लड़के को हो गया बुलेट तो होनी चाहिए। मतलब ये सरदारों ने पूरा कर दिया, गाने चला चला के एकदम ऐसा फेमस कर दिया इसको कि वो हर घर में होने लगी है अब। हर किसी की नीड, हर किसी को लगता है बुलेट तो होनी चाहिए। सर बुलेट कहाँ की है? रॉयल एनफील्ड, इंग्लैंड, बाहर की कंपनी। आप खुद देखोगे, आप जितने भी लिवाइस, पेपे, प्यूमा, जितने ब्रांड्स पहनते हो आप, एडिडास, रिबॉक, सर सब के सब बाहर के हैं। सब के सब इंपोर्ट बढ़ाते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ के आता है हर चीज़ का। इंडियन ब्रांड्स तो बहुत लिमिटेड है अपने पास। डेली लाइफ की चीज़ों की देख लो आप सर, कपड़े जूते से लेके ये सब चीज़ सारी बात। तो होता क्या है, इसलिए अपन डेफिसिट में सर ट्रेड अकाउंट में, तो इंपोर्ट इसलिए ज़्यादा है अपना चीज़ों का। ठीक है सर, एक बात। अब आते हैं दोबारा सर दूसरी चीज़ पे। तो इसमें क्या हुआ अपना? नेगेटिव हुआ सर इस वाले में। तो इसमें तो हम नेगेटिव हैं, ट्रेड अकाउंट में हम डेफिसिट में सर। एक बात अगर मैं बात करूं, यानी विजिबल्स में तो हम हुए नेगेटिव में, इनविजिबल्स में यानी अपने पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज, हम सर्विस देते ज़्यादा हैं, सर्विस लेते ज़्यादा हैं सर। बिल्कुल सिंपल चीज़, बिल्कुल बेसिक बात है सर। अगर मैं बात करूं सर्विसेज की सर, यही बात मैंने लागू कर दी यहाँ पे सर। नेक्स्ट उस पर अपन बात करते हैं सर सर्विस की, है ना। इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। अपन बात करूं सर, मैं यही सेम चीज़ अपनी लागू करते हैं सर अपने सर्विसेज पे। ठीक है, यानी अपन सर्विस के केस में क्या होगा सर? अगर मैं सर्विस की बात करूं सर, तो इंडिया वाले इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं? मतलब हम लोग जो हैं वो बाहर, हमारे यहाँ के लोग बाहर ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं, या बाहरी कंपनी की नौकरी ज़्यादा कर रहे हैं, या हमारे वाले कंपनियों के लिए बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं? सर्विस का मतलब यही तो हुआ, हमारे लिए बाहर के लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं या हम बाहर के लोगों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं? सर आपने हर जगह देखे होंगे कॉल सेंटर, हर शहर में, हर बिल्डिंग में ऑलमोस्ट। जैसे जयपुर वगैरह शहरों में तो बहुत ज़्यादा है, जयपुर, दिल्ली वगैरह इन सब में सर मोस्ट ऑफ द बाहर के हैं, बाहरी कंपनियां, उनका इन्वेस्टमेंट है सर पूरा पूरा। तो हम सर्विसेज जो है वो इंपोर्ट नहीं करते। अब खुद सोचो ना, यूएस वाला आदमी आके तुमसे यहाँ काम करवा रहा है, या हम यूएस के लिए काम कर रहे हैं? एक बेसिक बात है कि हम लोग यूएस के लिए काम कर रहे हैं सर, यूएस वाला हमारे लिए काम नहीं कर रहा। कभी सुना आपने किसी महिंद्रा या टाटा की कंपनी में कोई यूएस वाला बंदा है उसको हायर किया हुआ है?
और वो यहाँ के कॉल सेंटर पे या डेस्क जॉब पे, किसी भी जॉब पे XYZ, बहुत कम है सर। 5 से 10% है मुश्किल से, 90% हम लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए। तो सर्विसेज के अंदर अपना इम्पोर्ट बहुत ही कम है सर, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है अपना भैया। ठीक है सर, और रेमिटेंस से दिखता ही क्लियर सर। तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सर्विसेज जो है उसमें तो हम प्लस में है सर। सिंपल चीज़, सर्विसेज में तो बहुत ज़्यादा है अपना। ठीक है सर, एक बात सेम कहानी सर अपनी बात लागू होती है। तो इसमें इंडिविजुअल्स में प्लस में है अपन, रेमिटेंस मैंने बताया नंबर 1 है ही सर। इसमें भी अपना जो इनकम रिसीट्स है ये भी अपने प्लस में होता है। तो जो इंडिविजुअल्स है ना, ये तो आपका ओवरऑल प्लस आता है सर पूरा पूरा। इंडिविजुअल्स तो प्लस में है पूरा पूरा, और विजुअल्स आपका नेगेटिव में है सर। ठीक है, एक बात, इंडिविजुअल्स प्लस में है, विजुअल्स आपका नेगेटिव में है। अब बात आती है कि सर फिर एवरेज क्या निकलेगा, यानी करंट अकाउंट की स्थिति क्या हुई सर, प्लस या माइनस। अब देख के लग रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा कि सर इसमें 3 चीज़ें प्लस में ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली प्लस ही होगा पूरा। भैया प्लस नहीं है वो, उसका रीजन है इन तीनों की जो वैल्यू निकल के आती है वो इस विजिबल्स की वैल्यू से बहुत कम रहती है सर। इंडिया जो है वो करंट अकाउंट में डेफिसिट है अभी भी सर, अभी भी डेफिसिट है आज की डेट में भी सर, और वो रहता है तकरीबन 3 से 4 के बीच में, 3 से 4% डेफिसिट रहता है सर पूरा अपना बीओपी का। तो आपका रफली मोटा मोटा 3 से 4% डेफिसिट है सर अपने पास। तो करंट अकाउंट में अपने पास डेफिसिट में, ये ध्यान रखना सर, ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, घाटे में है हम, करंट अकाउंट में घाटे में है सर सरकार अभी, ध्यान रखना आज की डेट में। ये लगातार हो रहा है, बिलियंस डॉलर का घाटा है, लगातार चल रहा है सर वो ना, कम नहीं हो पाएगा कभी, जीरो पे नहीं आ पाएगा कभी भी अपन। क्या सर मैं मान के चलूँ ये पूरी बात समझ में आ गई अपने को बहुत क्लियरली, एक एक चीज़ें ओपनली बिल्कुल बहुत समझ में आते हैं सर। नेक्स्ट चीज़ पर कैपिटल अकाउंट पर, कैपिटल अकाउंट के अंदर सर अपन देखें तो बाहर से पैसा ज़्यादा आता है या हम ज़्यादा देते हैं बाहरी कंपनियों कंट्रीज को, यानी इंडिया जो है उधार ज़्यादा ले रहा है या लोग इंडिया से ज़्यादा उधार ले रहे हैं। इस सवाल का मतलब समझ में आया, अपने देश से लोग उधार लोन ज़्यादा ले रहे हैं या हम लोन ज़्यादा लेते हैं। सर आंसर सिंपल सा है सर, हम लोन ज़्यादा लेते हैं, हम ज़्यादा लोन लेते हैं ना, हमारी बोरोइंग्स हमारी तो ज़्यादा है। तो सर इसके अंदर आप अपन जो है अपने पास पैसा ज़्यादा आता है। अब देखो यार अच्छी बुरी बात नहीं कर रहे हम सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं फैक्ट क्या है। तो हमारे पास पैसा आ ज़्यादा रहा है, हम दे नहीं रहे ज़्यादा। ठीक है सर, तो अपने पास बोरोइंग्स और लैंडिंग्स में प्लस में पैसा ज़्यादा आ रहा है सर। इन्वेस्टमेंट इंडिया के लोग बाहर ज़्यादा करते हैं पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब, या फिर दुनिया के लोग इंडिया में ज़्यादा करते हैं। सिंपल से बिल्कुल सिंपल है, सोच के देखना, सिर्फ सोच के। सर डेफिनेटली ज़्यादा पैसा आ रहा है हमारे पास, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं सर, बाहर की कंपनियां ही तो हैं जो चल रही हैं यहाँ पे। आप खुद देखो ना, आपके सिंपल सी बात है, सिवनरिस के जूते आते हैं अपने, सिवनरिस के जूते की डिमांड बाहर ज़्यादा है या बाहर वालों की यहाँ पे ज़्यादा है सर, बाहर वालों की यहाँ ज़्यादा है, उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं यहाँ, उनका ये एफडीआई चल रहा है पूरा पूरा यहाँ पे। तो सर ये भी प्लस में है। फॉरेक्स सर, इंडियन रुपी की डिमांड ज़्यादा है या फिर हमें जरूरत पड़ती है डॉलर की, सर डॉलर की ज़्यादा पड़ती है, तो हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा है सर इसका भी, यानी फॉरेक्स का भी जो इनफ्लो है आपका वो ज़्यादा है। सिंपल सी बात सर, हमें नीड ज़्यादा होती है। तो हम कैपिटल अकाउंट पे तो ओवरऑल सर पॉजिटिव में हमेशा सरप्लस है, ये ध्यान रखना सर, सिंपल सा। कैपिटल में हम सरप्लस में और करंट अकाउंट में हम डेफिसिट में सर हमेशा। हालांकि कैपिटल का सरप्लस अभी कम होने लगा है, बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, काफ़ी कम हो गया है वो, बिल्कुल 1% के आसपास रह गया है, 1 से 2% के आसपास रह गया है, बट है अभी भी सर प्लस में है। ठीक है, तो इसमें हम प्लस में, इसमें माइनस में। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका बीओपी जो है उसको हमेशा क्या करना होता है, बीओपी फुल फॉर्म क्या है सर इसकी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी आपको इसको हमेशा क्या करना होता है सर, जीरो करना होता है। ठीक है, तो इसमें जो घाटा होता है उस डेफिसिट को भरने के लिए सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, फंडिंग करती है सरकार, अपने उसमें से एक्स्ट्रा खर्चा निकालती है, पैसा निकालती है और सर यहाँ पे डाला जाता है, सिंपल सा। तो एक लेवल पे अपने को बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आया पूरा। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमेशा हर कंट्री का जीरो रहता है, ध्यान रखना सर, जीरो लाना ही पड़ता है आपको, आइडियल कंडीशन लानी ही पड़ती है जीरो पे, बैलेंस शीट बराबर रहनी चाहिए हमेशा, कितना गया कितना आया बराबर हुआ, लेकिन हम इस पे घाटे में हैं और इस पे हम फायदे में हैं सर, ये सिंपल सी बात। तो ये आसान बात समझ में आई सर अपने को, बिल्कुल सिंपल चीज़ सारी बातें। आते हैं भैया नेक्स्ट चीज़ पे सर, है ना। अब देखो अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे सर।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना सर इससे रिलेटेड, और वो है अपना, ये तो हुआ अपना पूरा पूरा किसकी बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो सारी बातें, सब कुछ चीज़ें। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ जो होती है अपनी, कि करेंसी जो है ना अपनी, जैसे आपकी डॉलर है, इन सब की डिमांड कैसे बढ़ती है, वो सारी बातें, सब कुछ चीज़ें। सर आपकी एक्सचेंज रेट्स, यानी पहले तो चलो वैल्यू देख लेते हैं सर किसी भी करेंसी की, बात करते हैं सर वैल्यू की। वैल्यू ऑफ करेंसी, ये कैसे डिटरमाइन होती है सर, ये कैसे तय होती है, करेंसी की वैल्यू तय कैसे होती है, कौन तय करता है सर, क्या सब चीज़ें। तो भैया इसका सिंपल सा फंडा है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सर। जिस किसी भी करेंसी की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उसकी उतनी ही वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वैल्यू ज़्यादा होगी सर। डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, डॉलर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है सर, उससे ऊपर भी है वैल्यू वाले तो, लेकिन डिमांड हाईएस्ट है उसकी। अब किसी की वैल्यू ज़्यादा है, उसका तो रीजन दूसरा भी है कि वो प्रिंट ही कम करते हैं उसको, यानी वो मनी इन सर्कुलेशन ही बहुत कम है वो वाली करेंसी। लेकिन इन जनरल बात करें सर, इन जनरल तो डिमांड अगर ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा होती है अपनी, एक बात सिंपल सी सर। अब होता क्या है, देखो एक बहुत बेसिक चीज़ समझना अपनी, अपन कंट्री में सर यूज कर रहे हैं चीज़ें, तो हम बाहर से सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं अंदर सर, हमारे वाला सामान ज़्यादा नहीं बिक रहे। हमारे पास क्या है सर, अपना रुपया है हमें, अगर रुपया हमारा सामान बाहर जाएगा तो लोगों को चाहिए रुपया। एक बात समझना सिंपल सी सर, पूरी दुनिया में अगर हमारा सामान एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे तो हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी सर, एक बात। लेकिन अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें जरूरत किसकी पड़ती है, डॉलर की। इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ज़्यादा होता है, कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है और सब कंट्री से ना, डॉलर में ज़्यादा होता है करेंसी से। तो सर इसके लिए डॉलर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, आपको रुपये की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कम होती है। इसीलिए आज की डेट में रेट क्या है सर, $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज। तिरासी है सर, वो $1 जो है वो 83 रुपये के बराबर है आज की डेट में, ठीक है। अब देखो कुछ लोग हैं जो, जिनका बहुत, एक मैंने कई बार देखा है सर, लोगों को बहकी बहकी बातें करते हैं कि सर जब हम आज़ाद हुए थे $1 1 रुपये के बराबर था, तो ये तो सरकारों ने ये कर दिया, और मोस्टली लोग कांग्रेस सरकार पर ब्लेम लगाते हैं इस चीज़ का। भैया इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ डिमांड की है उस करेंसी की, समझना इस चीज़ को। अगर आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी तो करेंसी की वैल्यू ऊपर जानी जानी है उस चीज़ की, तो डॉलर की वैल्यू ऊपर उठनी उठनी है। जितनी ज़्यादा आप, इंडिया के लोग जितना ज़्यादा बाहर का सामान यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, जितने ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ेंगे हमारे। ये मतलब क्या है पूरी कहानी का सर, इंपोर्ट बढ़ना। आपके जितने ज़्यादा इंपोर्ट्स ऊपर होंगे ना, उतनी ज़्यादा सर आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे जाती जाएगी, सीधी सी कहानी है सर, क्योंकि आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी उतना ज़्यादा। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर चाहिए अपने को। डॉलर कब मिलेगा सर, जब आपके पास जितने ज़्यादा, अब लिमिटेड है ना डॉलर, तो डॉलर जो सर्कुलेट कर रहा है पूरी दुनिया में वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा थोड़ी सर डेली छापते रहते हैं, वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा नहीं तो। एक पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है पूरा इन्फ्लेशन वाला ना, ये भी कंसेप्ट बताया हुआ है सर क्लास में, देखना इन्फ्लेशन वाला चैप्टर में, कि कुछ लोगों को लगता है कि नोट्स को नहीं छापते एक्स्ट्रा। भैया छाप देंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी उसकी नोट की, जो 100 का नोट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर सबके पास होगा तो, ठीक है सर। एक बात हुई, तो अपने को एक लेवल पे समझ में आई ये वाली बात कि वैल्यू कैसे तय की जाती है। तो वैल्यू बेसिकली जो करेंसी की तय होती है वो होती है आपकी, जो IMF है वो तय करता है, ध्यान रखना। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है ये, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है सर, है ना, इंडिया मेंबर है इसका बेसिकली। IMF तय करता है, IMF क्या कर रखा है, बास्केट बना रखा है पूरा, यानी जितनी भी करेंसी है उन करेंसी की वैल्यू आपस में देखते हैं, कौन सी करेंसी में ट्रेड कितना ज़्यादा हो रहा है, जिसमें जितना ज़्यादा ट्रेड होता है जिस करेंसी में, उसकी उतनी डिमांड होती है और उसकी उतनी ही वैल्यू बढ़ जाती है सर। तो अपन देखते हैं डॉलर एक टाइम पे 60 था, 70, 75, 80, और ये बढ़ता रहेगा सर, 90 जाएगा, 100 भी जाएगा एक टाइम में, ठीक है। ये तो सरकारों वाले पता नहीं क्या, मतलब उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं एक दूसरे को, और दोनों ही पार्टियां करती रहती हैं सर। जो भी मेजर पार्टियां हैं उसका मेन रीजन क्या है, पढ़े लिखे नहीं है लोग, उन्हें इकोनॉमी का ही समझ में नहीं आता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों के साथ में। वो क्या करते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, जैसे पहले जो सरकारें थी वो कहती थी, बोले कि ये जिम्मेदार है, अब जो नए आ गए वो कहते हैं वो पहले वाली जिम्मेदार थी। $1 से उसका लिंक नहीं है कैसा भी। आसान भाषा में समझाता हूँ सर, 1947 के अंदर या 1940-50 के आसपास हमें बाहर की सामान की इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए हमें डॉलर नहीं चाहिए थे। तो डॉलर चाहिए ही नहीं तो वैल्यू बराबर रहेगी ना, दिक्कत क्या आ रही है उसमें।
अब इंपोर्ट बढ़ने लगा है हमारा। अब आप खुद देखो हर घर में जो सामान यूज हो रहा है वो बाहर का ज़्यादा है, आउट ऑफ इंडिया का। ओरिजिन आउट ऑफ इंडिया है उसका, ओरिजिन आउट ऑफ इंडिया। डेफिनेटली सर वैल्यू चाहिए आपको तो डॉलर में ट्रेड करना पड़ेगा ना। इतनी सी कहानी है बस, अगर आपको बेसिक चीज़ समझ में आती हो तो। ठीक है सर, समझ में आई अपने को बात। तो वैल्यू को डिटरमाइन करता है आईएमएफ, तय करता है सर। और एक बास्केट है, उस बास्केट से तय किया जाता है। बास्केट मतलब उसमें आपके पाउंड है, स्टर्लिंग है, आपका यूरो है, डॉलर है, येन, युआन, ये सब जो आपकी करेंसी है उन सब के थ्रू उसको चेक किया जाता है कितना वेट चल रहा है किसका। ठीक है सर, एक बात तो ये तो हुई अपनी एक बात सर। अब आते हैं सर अपन नेक्स्ट चीज़ पे ना। नेक्स्ट ये आती है अपनी, ये तो हो गई आपकी कि सर इसकी जो वैल्यू है वो है। अब देखो एक्सचेंज जो रेट है आपकी, यानी अपनी जो एक्सचेंज रेट्स हैं, ठीक है, यानी मनी को जो एक्सचेंज करने की रेट है वो कितने तरह की होती है सर। ठीक है, एक बात तो वो जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो हैं आपकी बेसिकली, हाँ, 3 तरह की हैं सर आपकी। फिक्स एक्सचेंज रेट है, एक फिक्स्ड है, एक है फ्लोटिंग, और एक है सर आपकी एडजस्टेड बोलते हैं इसको वैसे तो, या फिर सर इसको बोला जाता है मैनेज्ड, मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है सर, एडजस्टेड या फिर मैनेज्ड है ना। मैनेज लिख दो सर, एडजस्टेड की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली मैनेज लिख दें मुझे ना, मैनेज फ्लोटिंग रेट। ठीक है सर, देखो फिक्स का मतलब क्या है, सरकारों ने पहले अपनी फ्लोटिंग रेट का, एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जब भी हम देखते हैं ना, ₹1 $83 के बराबर है, ये हम पढ़ के आ रहे हैं सर एक्सचेंज रेट। यानी आज की डेट में हम देखते हैं आज की जो रेट है वो है 83 पॉइंट कुछ निकल के आ रही है, 83 मान लो सर इसको। ठीक है, लगभग 83। ठीक है, $1 ₹83 के बराबर है। ठीक है, ये तो हम ये पढ़ रहे हैं कि ये चेंज कैसे होती हैं, ये ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, क्या होता है इसका सिस्टम सर। तो फिक्स्ड में बेसिकली हुआ करता, अब नहीं होता फिक्स्ड में, ध्यान रखना सर। फिक्स्ड में क्या था कि इन्होंने रेट फिक्स कर दी थी सरकारों ने अपनी अपनी, लेकिन ये सिस्टम अब लागू नहीं होता सर कैसा भी, क्योंकि आपको मार्केट हिसाब से चलना पड़ता है। ये बहुत पहले की बात है, 90 से पहले होता था, 70-80 में ना सर। फ्लोटिंग 90s में आ गया था कंसेप्ट कि भैया मतलब नहीं है कोई भी, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे। उसका रीजन क्या था, ग्लोबलाइज की तरफ बढ़ने लगे तो चीज़ों की डिमांड होती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा। इसमें हो गया मार्केट ड्रिवन सर, पूरा पूरा, यानी मार्केट तय करेगा सर, पूरी पूरी रेट्स को तय कौन करेगा, मार्केट तय करेगा, डिमांड सप्लाई खेल हो गया सिंपल सा सर। मैनेज्ड में क्या हुआ, दोनों का मिक्स है, यानी कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट तय करती है, थोड़ा सा गवर्नमेंट का रोल रहता है, लेकिन मार्केट भी तय कर रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना कर दे, यानी अगर मान लो ये 80 से 83 84 85 90 हो गई एग्जाम्पल के लिए मान लो सर, तो सरकार क्या करेगी फिर, थोड़ा सा फॉरेक्स में और उस पॉलिसी में चेंज लाएगी, अपने में अपनी ट्रेड पॉलिसी में चेंज लाएगी। और चेंज लाएगी कोशिश क्या करती है सरकार को, वापस से 80 82 85 रखने की कोशिश करेगी इसको। ठीक है सर, वो अपन इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सरकार जो है अपनी थोड़ा सा मॉनिटरी पॉलिसी में चेंज लाएगी, मनी के फ्लो को चेंज करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे किसी चीज़ में, मान लो किसी चीज़ की इंपोर्ट की डिमांड बहुत बढ़ गई है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, थोड़ी महंगी हो जाएगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, हमें पैसा कम देना पड़ेगा, हमें डॉलर की डिमांड कम होगी, डॉलर की डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली सर हमारी जो रेट है वो वापस से आ जाएगी अपनी रेट पर। समझ गए, ये सरकार करती है। मैनेज फ्लोटिंग रेट जो है दोनों का मिक्स है, ध्यान रखना, फिक्स्ड और फ्लोटिंग का। एक बात सर सिंपल सी, आते हैं भैया नेक्स्ट चीज़ पे। तो एक समझ में आई अपने को वाली बात। ठीक है सर, इसी पे एक कंसेप्ट और है सर आपका, जैसे होता है कई बार सुना होगा सर, जैसे नीर एक कंसेप्ट होता है, एक है नीर है, एक है सर रीर है। नीर का मतलब है सर नॉमिनल नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होती है आपकी, है ना। और सर रीर का होता है आपका री एडजस्टेड, नहीं रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है सर, अब देखो उनका मतलब है बेसिकली, मतलब क्या है चीज़ों के, नीर के और रीर के। नीर का मतलब है सर सिंपल सा, जो आपकी करेंसी है उस करेंसी का टोटल जो बास्केट है उसके साथ में वेट कितना है, यानी कि
हम अगर एक चीज़ देखें सर, सिंपल सी जो बात करते हैं सर, जैसे मान लो अपना ये इंडियन रुपी है, तो रुपी की डिमांड बाकी सबसे कितनी चल रही है, तो उसके बीच में बैलेंस कितना है। यानी अपन मान ले डॉलर है आपका, येन है आपका, स्टर्लिंग पाउंड है अपना, ये हो गया पाउंड हो गया सर, वो सब चीज़ स्टर्लिंग हो गया, ये सब जो मेन जो करेंसी है 5-7, उनके साथ में एडजस्ट करने के बाद हमारी रेट कैसे निकल के आती है सर, वो है आपकी नीर निकल के आती है, सिंपल सा ना। अगर नीर के अंदर ही अपन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, यानी जो आपका नीर है उस नीर के साथ में प्लस एडजस्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है सर। जब कभी भी इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे उसके साथ में, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, रीर निकल के आ जाएगा सर, रियल निकल के आ जाएगा। जब कभी भी नीर को अपन एडजस्ट कर दें इन्फ्लेशन साथ में, तो क्या निकल के आ जाएगा अपना, रीड निकल के आ जाता है सर, सिंपल सा। और नॉमिनल क्या है आपका, नॉमिनल का सिंपल सा मतलब निकलता है सर आपका, जो चीज़ निकल के आती है कि जितनी भी ये जो है आपके रेट्स हैं, इन सब रेट्स के साथ में जो भी करेंसी है, उन करेंसी का जो बास्केट है उसके साथ में इंडियन करेंसी की वैल्यू कितनी ऊपर नीचे है सर। ये दुनिया का पूरा बास्केट, ये इंडिया का, उसमें वेट चेक करते हैं कितना ऊपर नीचे, उसके हिसाब से रेट निकालते हैं सर नीर की। नॉमिनल एक्सचेंज, अरे सर अरे भैया ई का एक मतलब और है यार, ध्यान नहीं दिया सर। नॉमिनल इफेक्टिव सर, इफेक्टिव, ये इतनी देर से लिखे जा रहे हैं लेकिन एक बार भी गौर ही नहीं किया सर, यहाँ भी इफेक्टिव आएगा सर ना, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है सर। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में यही फर्क है सर, यही क्लास ऑफलाइन होती तो अब तक 2 बच्चे बोल चुके होते सर एक और ई का मतलब क्या है, लेकिन अब गुरुजी पढ़ाए जा रहे धीरे से, दिमाग नहीं गया उस चीज़ में, क्लिक नहीं करी वो चीज़, जब देखा गौर से देखा दोबारा, तो फिर तब समझ, अरे भैया ई और आएगा इसमें एक और, ठीक है। अपने अपने प्लस माइनस है दोनों चीज़ों के, फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ आपका, ऐसा नहीं है सर, नुकसान बिल्कुल नहीं होंगे। तो नीर और रीर समझ में आया। कई बार क्या यूपीएससी ने पूछ रखा है कि नीर किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है सर, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको नीर रीर बेसिक लेवल समझ में आना चाहिए एक बार, एक लेवल पर सब चीज़ें, ठीक है सर। एक बात क्लियर होगी। अब आते हैं सर अपन अगली बात पे ना, देखो सर नेक्स्ट चीज बात है तो अपने को एक लेवल पे नीर रीर सब चीज समझ में आई। अब देखो कई बार आपने सुना होगा ना कि कंट्री ने कोई अपनी वैल्यू डेप्रिशिएट कर दी, डिवैल्यूएट कर दी, तो वो सब समझते हैं सर, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन इसका मतलब क्या होता है ना। डेप्रिसिएशन सर ना, डेप्रिसिएशन का मतलब है जब कभी भी मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, मार्केट के अकॉर्डिंग वैल्यू कम होना सर करेंसी की, वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीजेस, यानी कि सर आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ सर, $1 के मुकाबले मान लो 80 था, डेप्रिशिएट हो गया वो, तो कितना हो गया, $1 बराबर 85 सर। तो इसमें वैल्यू नीचे गई है, ध्यान रखना सर, वैल्यू कम हुई है आपकी, ध्यान रखना इस कंडीशन में। कोई कहेगा बढ़ी है, बढ़ी नहीं है भैया, पहले जहां आपको 80 रुपए में ही डॉलर मिल जा रहा था $1, अब आपको 85 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। तो ये है सिंपल सा मतलब सर, ठीक है। तो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई। अब डेप्रिशिएट 2 तरीके से हो सकती है, या तो डेप्रिशिएट जो होगी वो या तो मार्केट करे सर, डिमांड सप्लाई। अगर डिमांड सप्लाई की वजह से बोली हुई है अपने आप, यानी मार्केट ने करी है, यानी कि सिंपल सा क्या बोलेंगे सर इसको, डिमांड सप्लाई। जब कभी भी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऐसा हुआ है तो उसे बोलेंगे सर आपका क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। यही काम अगर सरकार ने किया है तो उसे बोला जाएगा डीवैल्यूएशन। यही काम अगर गवर्नमेंट करती है तो उसे बोला जाएगा सर डीवैल्यूएशन, ठीक है। सरकार भी कर सकती है, करती भी है सरकार कई बार सर, इंडिया ने किया हुआ, 2-3 बार किया हुआ, 3 बार किया हुआ अपन ने। डीवैल्यूएशन सर जब गवर्नमेंट करे, डेप्रिसिएशन जब मार्केट करे, सिंपल चीज सर, ठीक है। अब बात आती है सर डीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है। चलो ये तो समझ में आ गया सिंपल सर, डिमांड सप्लाई खेल है, ठीक है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई तो बढ़ गया, कम हो गया।
सर ये कैसे हो गया डिवैल्यूएशन, सरकार क्यों कर रही है, सरकार को क्या जरूरत पड़ रही है, तो सरकार को क्या मजा आ रहा है? सर जिस किसी भी कंट्री के, अब देखो हमें जरूरत क्यों पड़ रही है डॉलर की सर, इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हिसाब किताब सही है, यानी किसी कंट्री के, सर देखो डिवैल्यूएशन कब होगा मैं बता देता हूं सर आपको, जब कभी किसी कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो तो उसे डीवैल्यूएट करने में फायदा होता है सर, होता है फायदा। एक्सपोर्ट ज्यादा है यानी आपको अब $1 के मुकाबले सामान पैसा ज्यादा मिलेगा। मान लो कोई चीज, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं सर पूरी कहानी, कोई चीज थी सर, कोई एक्स चीज है, वो एक्स चीज कीमत है मान लो $5। एग्जाम्पल सिंपल सा, बिल्कुल एग्जाम्पल सिंपल प्योर एग्जाम्पल सर, एक एक्स चीज के लिए आपको $5 पे करने पड़ रहे थे, पहले आपको कितने मिल रहे थे इसके बदले में सर, $80 मिल रहे थे। चीज अभी भी $5 की है, चीज अभी वही है, सेम एक्स ही है, डॉलर आपको 5 ही खर्च करने पड़ रहे हैं सर। आपको पैसे कितने मिलेंगे उसमें, 85 इंटू 5 कर लो सर, तो 5 इंटू 5 आपके 25 और बढ़ गए इसमें, 425। ये फर्क है सर, बात समझ आई अपने को, ये इतना फर्क आया सर। तो आपके पास जहां पहले $5 की कोई चीज थी, 80 के हिसाब से रेट कितनी होती, 400, यहां मैंने डायरेक्ट 425 लिख लिया, तो आपको $25 का बेनिफिट होता है इस तरह से, समझ गए, समझ में आई ना बात सर। $1 80 का मिल रहा था, अब आपको मिल रहा है $1 वही 85 का, तो आपको 5 का जो बेनिफिट हुआ, पैसे सामान उतना ही जाएगा आपका, लेकिन अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा, जिस किसी कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं वो डीवैल्यूएशन कर सकता है सर, करता ही रहता है लगातार। तो इंडिया के लिए, इंडिया की जो कंडीशन है अभी, जैसे हम एक्सपोर्ट कम करते हैं इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो हम लोग डीवैल्यूएट नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमें और घाटा हो जाएगा, इंपोर्ट बिल हमारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा सर, सिंपल सा। तो एक लेवल में समझ में आई अपने को बात, डिवैल्यूएट करना मतलब चीज़ों को, और जो आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाना सर, बिल्कुल सिंपल लेवल पे बात समझ में आई हो सर अपने को। 80 का एक था सर, 5 400 के हुए, तो पहले आपको $400 मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं आपको $425, इतना सा फर्क है सर, इतना सा फर्क है बस, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा हुआ है सर, एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है, चाइना लगातार करता था डिवैल्यूएट, तो उसमें पूछा हुआ था डिवैल्यूएशन करने के बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये था सर आपके, अगर किसी कंट्री की इंपोर्ट कम है तो उसको बहुत बेनिफिट है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आप खूब करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया सर, सिंपल सा। अब इन दोनों ही बातों का सर एक उल्टा कंसेप्ट होता है, डेप्रिसिएशन का होता है एप्रिसिएशन, और ये सेम वही कहानी सर, मार्केट के थ्रू होता है, डिमांड सप्लाई, सारी बातें सेम है, बस जो डेप्रिसिएशन था उसका जस्ट उल्टा है सर, यानी आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ना सर, वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। मार्केट से हो गया वही डिमांड सप्लाई, सेम खेल सर, और यहां पे होता है सर आपका रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन सेम चीज सर गवर्नमेंट करती है। अब यहां जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपने इंपोर्ट्स को इफेक्टिव करने के लिए सर, सिंपल सा, ठीक है, ये होता है बेसिकली आपका। तो रिवॉल्यूशन जो गवर्नमेंट करती है, यहाँ वही सेम कहानी है सर, वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ा देती है, यहाँ मार्केट बढ़ा रहा है, यहाँ गवर्नमेंट बढ़ा रही है, बात एक ही है सर। ये जो चीज़ें थी उनका जस्ट उल्टा है, यहाँ डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, यहाँ सर उसका जस्ट उल्टा एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, बिल्कुल सिंपल लेवल पर सर, एक बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात है। तो अपने को पूरी बात समझ में आई सर अपने को, डिवैल्यूएशन से लेके ये सारी बातें सब कुछ चीज़ें सर, ठीक है। अब आता है सर अपना अगली बात पे ना, देखो अगली बात है, इस पूरी चीज़ों को जो चल रही हैं अपनी, इनके लिए जो चीज़ें चल रही हैं वो है, यानी इन सबको जो गवर्नमेंट करती है पूरा पूरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो सिस्टम रहता है वो क्या है सर आपका, ट्रेड पॉलिसी के थ्रू। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पढ़ी थी अपन ने फिजिकल पॉलिसी, अपन ने पढ़ चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी, देखना इन सब में कराएंगे सर, पूरी डिटेल्स में कराएंगे अपन ने। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी सर मैच द फॉलोइंग करा ले, कौन सी किससे रिलेटेड है, तो ट्रेड पॉलिसी होती है सर आपकी बेसिकली कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड है उससे रिलेटेड है वो, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट और वो सब कुछ आता है इसके अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना कम करना, वो सब चीज़ें, इंपोर्ट कम हो जाए एक्सपोर्ट बढ़ जाए अपना, ये सारी सारी बातें आती हैं आपकी ट्रेड पॉलिसी के अंदर सर।
तो ट्रेड पॉलिसी किससे रिलेटेड है? आपके इंटरनेशनल ट्रेड से सर, सिंपल सी बात है ना। एक बात समझ में आई। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं सर अपन ट्रेड के बाद में। अब आती है बात सर, करेंसी जो है उसके टाइप्स होते हैं अलग अलग, तो टाइप्स ऑफ करेंसी सर। टाइप्स ऑफ करेंसीज है ना, या इन टाइप्स का मतलब क्या है यहाँ पे सर, अपन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हॉट करेंसी होती है, हीटेड करेंसी होती है, वो सब चीजें पढ़ेंगे सर, है ना, पूरा पूरा। हार्ड करेंसी, ये सब चीजें होती हैं सर ना, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी। हार्ड होती है, एक होती है सॉफ्ट करेंसी सर, एक होती है सर आपकी हॉट करेंसी, हीटेड करेंसी, ये सारी बात है सर, है ना। देखो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक बार आप फॉरेक्स वाली वीडियो देख लेना सर, फॉरेन एक्सचेंज वाली वीडियो बनाई है एक बहुत शानदार वीडियो, उसमें पूरा सब कुछ समझाया डिटेल में कि फॉरेक्स में क्या क्या आता है, वो सब चीज़ें ना। अब इनके अंदर देखो चीज आती है, अब हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का सिंपल सा मतलब है सर, ये सब करेंसी इनके आगे है ना, करेंसी लिख लेना सबके आगे सर, है ना, करेंसी है सर। हार्ड करेंसी का सिंपल सा मतलब है वो करेंसी जिसकी डिमांड ज़्यादा है, यानी वो करेंसी जो बहुत ट्रस्टवर्दी है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी इंटरेस्ट लेवल पे उसकी डिमांड है सर, डिमांड बहुत हाई है। एग्जाम्पल के लिए सर आपका डॉलर, पाउंड, ये सब, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है सर, सिंपल सी बात। क्योंकि इनके, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड सब ज़्यादा करते हैं। देखो डॉलर की डिमांड क्यों बनी हुई है, एक सिंपल सी बात सर, डॉलर की सबसे ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया में, जबकि डॉलर से महंगे भी हैं, करेंसी तो है उससे महंगी, पाउंड से महंगा होता है, सब कुछ है, लेकिन सर जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेड जो है वो डॉलर में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो सारी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा है सर, नंबर 1 है वो जीडीपी के अंदर, जो मामला है सर उसका पूरा। तो इसलिए उसकी जो करेंसी है उसको हार्ड करेंसी बोलते हैं, यानी सबसे मजबूत करेंसी है, सबसे कठोर करेंसी सर, सबसे ज़्यादा मजबूत है, हाईली ट्रस्टवर्दी है, यानी कुछ भी इकोनॉमिक क्रैश हो सकती है, यूएस इकोनॉमिक क्रैश नहीं होगी कभी भी सर। एक बात सिंपल सी, अभी जो स्टेटस है उसके हिसाब से तो फिलहाल ना, ठीक है सर। डिमांड ज़्यादा हो वो करेंसी, हार्ड करेंसी, यूएस के डॉलर वगैरह वो सब चीज़। सर सॉफ्ट करेंसी जस्ट उल्टा उसका, जिसकी डिमांड बहुत ही कम हो, डिमांड कम हो, डिमांड कम है तो सर आपकी डायरेक्टली वैल्यू भी कम है। यहाँ डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पे वैल्यू भी ज़्यादा है सर, बात एक ही है, ठीक है। कंपेरेटिवली सर अपना रुपया हो गया, इंडियन रुपी हो गया, पाकिस्तान रुपी हो गया, और भी नीचे गया हुआ है आज की डेट में बहुत ज़्यादा नीचे, तो इंडियन रुपी, पाकिस्तान रुपी, ये सब चीज़ें सर, है ना। सर अगली बात आती है हॉट करेंसी। देखो हॉट करेंसी का सिंपल सा मतलब है सर, जब कभी भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक कंट्री है, मान लो सर कोई कंट्री है, उस कंट्री में से जो हार्ड करेंसी है वो बाहर जा रही हो, यानी कि लोगों का विश्वास कम हो रहा है उस करेंसी पे। हुआ क्या, मान लो सर कोई कंट्री है, ये कोई कंट्री, इस कंट्री में से जो हार्ड करेंसी थी यानी डॉलर थे, डॉलर जो है वो बाहर जा रहे हैं लगातार सर, यानी लोग वापस से पैसा खींच रहे हैं अपना पूरा, यानी उस कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहे हैं सर, हॉट करेंसी कहलाती है वो, ठीक है। हॉट करेंसी कौन सी हुई, यानी बहुत गर्म है इस टाइम, यानी कि वो बाहर जा रहे हैं, जो करेंसी बाहर जा रही है, जो हार्ड करेंसी थी उसी को हॉट करेंसी बोला जा रहा है, ध्यान रखना सर, जो हार्ड करेंसी थी उसी को हॉट करेंसी बोल रहे हैं, क्योंकि वो बाहर जा रही है सर उस कंट्री के। तो जो हार्ड करेंसी थी, वेन एवर द हार्ड करेंसी इज एग्जिटिंग ए पर्टिकुलर कंट्री एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टांसेस इन द इकोनॉमी सर। एक बात सिंपल सी, किसी पर्टिकुलर कारण से होता ना कई बार कि कुछ क्राइसिस आ गया, कुछ भी इशू हो गया सर, उसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया अपना, तो उसे बोलते हैं हॉट करेंसी, कि बहुत हॉट है सर अभी, इस टाइम बस एकदम भयंकर गर्म है। गर्म का मतलब है कि वो इस टाइम लगातार बाहर निकल रही है सर, लोग अपना पैसा बाहर निकाल के ले जा रहे हैं उस कंट्री के अंदर, उस कंट्री के फॉरेक्स कम हो रहे हैं, ये ध्यान रखना सर। हॉट करेंसी कंडीशन में क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी जो होती है उसके फॉरेक्स कम होते हैं सर, डोमेस्टिक करेंसी जो है, डोमेस्टिक कंट्री के फॉरेक्स कम होने लग जाता है, ध्यान रखना। अगर कल को इंडिया में हॉट करेंसी की कंडीशन आ जाए, लोग डॉलर बाहर निकाल लग जाएं, तो सर डॉलर ही तो हाईएस्ट है अपने पास, जितने अपने एफ हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, फॉरेक्स के अंदर जो अपने एफ हैं वो सबसे ज़्यादा अपने पास डॉलर ही तो हैं, अब वो कम होने लग जाएंगे तो फिर डेफिनेटली दिक्कत आ जाएगी अपने को, तो वो हॉट करेंसी होती है सर। हीटेड करेंसी होती है वो डोमेस्टिक करेंसी है, देखो ये तो क्या है, फॉरेन करेंसी है,
ये समझना सर इन सब चीज़ों को। ये तो है फॉरेन करेंसी, ये है सर डोमेस्टिक करेंसी, यानी वो करेंसी जो उस चीज़ को फील कर रही है, यानी जिस करेंसी के अगेंस्ट में हीट हॉट करेंसी काम कर रही है। एग्जांपल ले सर इंडिया का, ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी सिंपल सी, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा सर, दूर कर देते हैं। हॉट करेंसी वो हुई, मान लेते हैं इंडिया केस लेते हैं सर, इंडिया में से लोगों ने अपना डॉलर निकालना वापस शुरू कर दिया, यानी इंडिया के लोग जो हैं, इंडिया से जो आपके डिमांड थी डॉलर की, वो इंडिया से लोग वापस अपना निकालना बाहर कर दिया। बाहर करने का मतलब क्या हुआ, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होना शुरू हो गए सर। एक बार जब अगर वो कम होना शुरू होंगे, तो जो बाहर जा रही है करेंसी, डॉलर बाहर जा रहा है, तो डॉलर हो गई उस टाइम पे क्या, हॉट करेंसी। बहुत गर्म है भाई, टच करने का मतलब नहीं है, कोई भी जल जाएंगे हाथ। एक बात सर, हीटेड करेंसी इंडियन रुपी हो गया सर, क्योंकि वो दबाव झेल रहा है, जिसके ऊपर दबाव पड़ रहा है इंडियन रुपी सर, जिस पर दबाव पड़ रहा है वो हीटेड करेंसी, और जो दबाव डाल रहा है वो हॉट करेंसी सर। सिंपल सा, हॉट आदमी दबाव डालता है भयंकर वाला सर, गर्म दिमाग है एकदम, भैया दूर रहा करो, वो खेल है कंसेप्ट सर। सिंपल सा, हार्ड करेंसी ही हॉट में कन्वर्ट होती है कभी कभी सर कंडीशन के। तो चारों करेंसी बेसिक लेवल समझ में आई सर, बिल्कुल बेसिक, एकदम एकदम जिसे कहते हैं बिल्कुल बेसिक जो होता है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई सर सारी बातें, ठीक है सर, एक बात क्लियर हुई। आते हैं भैया नेक्स्ट चीज़ पे सर। देखो नेक्स्ट चीज़ है अपनी, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है इन सबको आपके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए सर एक लास्ट टॉपिक अभी का सर, वो है आपका सेज पॉलिसी। सेज पॉलिसी लागू की हुई है। सेज पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है सर। ये बेसिकली सेज एक्ट आया था, ठीक है, और सेज एक्ट कब आया था सर आपका, 2005 में एक्ट आया था, ध्यान रखना सर, ठीक है। सेज एक्ट जो है आपका 2005 में आया। होता क्या है सेज, बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कंट्री के अंदर कुछ पर्टिकुलर जोन्स बना दिए जाते हैं अलग अलग जगह पे, उनके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड की जाती है, और वो किस लेवल के लिए, आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। यानी इनका पर्पज क्या है सर सीएस का खोलने का, मेनली ये है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी कंट्री को एक्सपोर्ट्स अपने इंक्रीज करने हैं, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है सर, उसके लिए खोले गए हैं। तो सेज जो होते हैं इन्हें क्या माना जाता है सर, आपका फॉरेन टेरिटरी माना जाता है बेसिकली, यानी कि इन्हें बहुत सारी आपको रियायत देनी पड़ती है, बहुत सारी सब्सिडी देनी पड़ती है, ठीक है सर। एक लेवल पे सब्सिडी मिलती है बहुत ज़्यादा सर, यानी शुरुआत में बिजली सस्ती देनी पड़ेगी, 3 साल तक टैक्स नहीं ले रहे, वो सारी कंडीशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है सर इसमें। शुरुआत में कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लग रहा है तो कम रेट पे लग रहा है, सब्सिडी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है सर भाई, तभी तो सर्विस करेगा कोई आदमी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है कंपेटिवली, वो सब चीज़ें सारी सारी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2005 में बनाए गए थे सर, बहुत शानदार प्रोजेक्ट था सरकार का सर, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था। आज की डेट में अराउंड 270 300 का चल रहा है, 270 के आसपास निकल के आता है सर, ऑपरेशनल जो है जो अभी सेज का काम कर रहे हैं। और तमिलनाडु में हाईएस्ट है सर बेसिकली, साउथ इंडिया वाले अल्टीमेट है भाई, वो ज़्यादा काम करते हैं, वो समझते हैं उस बातों को ना। ये अपने वाले 4-5 राज्य तो सर वो भारी पड़ रहे हैं, वो एक बच्चा होता है ना मक्कार बेटा जो होता है, वो है अपने वाले, मतलब यूपी एमपी बंगाल बिहार, ये जो राज्य हैं इधर वाले अपने नॉर्थ इंडिया वाले, हरियाणा राजस्थान, ये तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ सर भैया ना, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी ध्यान रखना, अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी, बस ये है मुद्दे की बात सर, इससे रिलेटेड बात हो रही है ना, कोई दिल पे ले जाए सर, ठीक है सर, एक बार समझ में आए अपने को। तो इन सबको सब्सिडी देनी पड़ती है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर बेसिकली बहुत सारी आपको अलग से कंडीशन चलती हैं सर सारी, इनके लिए मतलब फ्राइट कॉरिडोर्स बनवाए जाते हैं कई बार चीज़ों के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह थोड़ी कम रखी जाती है, वो सब चीज़ें। हालांकि इंडिया में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना दुनिया में हुआ है सर, ध्यान रखना। चाइना में हाईली सक्सेसफुल है ये, क्योंकि चाइना ने स्ट्रेटेजिकली बनाया है बहुत ज़्यादा। चाइना के अंदर जो डिमांड ज़्यादा है ना चीज़ों की, चाइना के सामान की, उसका मतलब क्या है, उसके वहाँ पे वेज कम है एक तो, उसका रीजन क्या है, चाइना ने बनाए इकोनॉमिक जोन, हमने तो बना रखे हैं 270, चाइना के वहाँ पे सिर्फ 7 ही हैं पूरे कंट्री में, जबकि हमसे ज़्यादा एरिया लेके बैठा है वो। तो उन 7 में लेकर उसने क्या कर रखा है, पूरा सब कुछ अवेलेबल करा रखा है एक ही जगह पे, तो रेट बहुत सस्ती पड़ जाती है उसको, और बहुत बड़े लेवल में मास प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, वो डिफरेंस है सर। कहाँ आपने 270 कम एरिया में सर, 7 हमसे डबल एरिया है, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा ऊपर नीचे निकलता है सर, ठीक है। एक बार तो सेज थोड़ा सा आया था कई बार सर, किस रिलेटेड है क्या है,
तो सेल्स जो है उसमें ये सारी बातें याद रखना सर, मेन चीज़ अपनी सिंपल सी, ठीक है। एक बात सर ये हुई सर अपनी सारी बातें है ना। और अपनी जो करेंसी है वो अपन टॉप 10 में भी नहीं आते सर, पता है अपने को सारी बातें है ना, सब कुछ चीज़ें। हम बहुत पीछे आते हैं करेंसी के रैंकिंग में सर, 15-16 के आसपास है, 15 के आसपास, जबकि इकोनॉमी हमारी 6ठे नंबर पहुंच गई है, जीडीपी वगैरह। वो एक वीडियो बनाई हुई है, उसे पूरा देखना सर, जीडीपी को बनाया पूरा कि जीडीपी एक्चुअल में क्या है, 6 नंबर पर हम किस चीज़ में, पर कैपिटा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है उसके, वो सब चीज़ें ना, आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है उस चीज़ का, वो सारी बातें सर। तो एक लेवल कहानी समझ में आई सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक के साथ में, और नेक्स्ट टॉपिक और भी ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट भी रहेगा, और ये भी इंपॉर्टेंट था सर, इसमें काफ़ी बातें अपने बहुत काम भी करी है ना। कंसेप्ट पे काम करो भाई, एक ही चीज़ बता रहा हूँ तो मैं, सिर्फ कंसेप्ट पे। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ, एग्जाम टफ नहीं है। कंसेप्ट नहीं हुआ सर, कितना भी रटते रहो नहीं कर पाओगे, दिक्कत होने वाली है हमेशा। यूपीएससी तो कम से कम नहीं कर पाओगे, सिविल्स भी और आईएएस के अलावा आपके जो पीसीएस होते हैं या फिर आपका जो सीडीएस वगैरह एग्जाम है, सीएपीएफ है, उनमें यूपीएससी काम करती है सर कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके, थैंक यू।